वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो क्रमांक 9 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 8 वीडियो जो है दोस्तों 2026 की परीक्षा के लिए हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट में जाकर जो है इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाता है और जिस प्रकार से प्रश्न जो है दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 विषय हिंदी में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका टोटली एनालिसिस कर यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो होगा वो परीक्षा की दृष्टिकोण से और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों। मेंबरशिप हासिल करने से क्या होगा कि हम आपको यहां पर बता रहे हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए आपको करीब करीब 250 वीडियो जो है यहां से बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं दोस्तों। टोटली सिलेबस जो है वो पूरा किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर जो है दोस्तों आपको यहां से 2026 की परीक्षा के लिए मिलने वाला है। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार का जो प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो भी प्रश्न आपके लिए लेकर लाए जाएंगे दोस्तों वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो विथ डिटेल आपको यहां पर बताया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि अर्ध विवृत स्वर है। अब देखिए दोस्तों अर्ध का मतलब ही आधा होता है। अर्ध का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? आधा होता है। ये बात आप समझेंगे। यहां पर पूछा गया है कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। तो देखिए उ, ए, आ और ए, इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों। और सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी ए। यहां पर क्या है? अर्ध विवृत स्वर है। अब देखिए दोस्तों अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, संवृत्त स्वर क्या होता है और विवृत स्वर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको यहां पर क्या है बताने वाले हैं। आज ही ये कंसेप्ट जो है आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर इंफॉर्मेशन या नोट्स आपके सामने लाई जाती है दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। टोटली कंसेप्ट जो है यहां पर आपका क्या है क्लियर होने वाला है। देखेंगे आप कि अर्ध विवृत मतलब ओपन माइंड स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुला होता है। मतलब सिंपल भाषा में हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा जो मुंह है दोस्तों वो आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता है, उसको हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अर्ध का मतलब ही आधा होता है हिंदी में। अब हिंदी में देखिए अर्ध विवृत स्वर कौन से है तो ए, ओ और ओ ये क्या है दोस्तों? अर्ध विवृत स्वर है और इसमें इंग्लिश का ओ भी आ जाता है। ठीक है, ओके। विकल्पों में से ए एक अर्ध विवृत स्वर है। ये बात आपकी यहां पर क्या है दोस्तों क्लियर हो जाती है। मतलब चार जो स्वर आते हैं वो आपके अर्ध विवृत स्वर आते हैं दोस्तों जिसमें मुंह आधा खुलता है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि संवृत्त क्या होते हैं। तो संवृत्तों में कौन से आते हैं आपके? सिर्फ ऊ और ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये संवृत्तों में आते हैं दोस्तों, याद रख लेंगे। विवृत्त में क्या आते हैं? विवृत्त में यानी पूरा खुला, मतलब आपका मुंह जो है वो पूरा खुल जाता है। मुंह क्या है आपका दोस्तों? पूरा खुल जाता है तो उसको हम विवृत्त कहते हैं। जिसमें आ अगर आप कहेंगे तो आपका जो मुंह है दोस्तों वो पूरा खुल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अर्ध संवृत्त में आपका ए आता है, मतलब आधा बंद। इसका मतलब क्या होता है? आधा बंद। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों यहां पर एक डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है आपको दी गई है और उम्मीद है आपको यहां पर ये कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम मानते हैं, लेकिन आ गए तो उसके लिए भी हमको क्या है दोस्तों तैयार रहना है। मैं आपको बता रहा हूं बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए आप अपनी भाषा का सिलेक्शन कैसा करेंगे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। पेपर 1 के लिए आपकी पहली भाषा हिंदी होंगी और आपकी दूसरी भाषा जो है दोस्तों वो मराठी होंगी। भले ही आपका मीडियम जो है वो मराठी रहा हो, ये दोनों प्रश्न पत्रिका आपको 30-30 मार्क्स के लिए पूछी जाएंगी दोस्तों। मतलब 60 मार्क्स के लिए आपका हिंदी और मराठी होंगे और बाकी जितना भी पेपर आता है आपका वो कॉमन आता है, वो मराठी में ही आएगा। मतलब आपको उनकी लैंग्वेज ऑफ आंसर कौन सी होंगी दोस्तों? तो मराठी होंगी। भले ही आप क्या है फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी लेते हैं, सेकेंड लैंग्वेज मराठी लेते हैं, बाकी का जो पेपर होगा आपका वो मराठी भाषा में ही होगा
दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट रहा है 2024 और 2025 की परीक्षा में, जिन बच्चों ने अपना हिंदी और मराठी यहां पर फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज लिया है दोस्तों, उनका रिजल्ट जो है वो 22% रहा है। आप इसके पहले देखते थे कि टीएटी में 2% 3% रिजल्ट आता था दोस्तों, लेकिन 22% जो है रिजल्ट हमारा 2025 की परीक्षा में रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, लैंग्वेज जब सिलेक्ट करेंगे आप तो ध्यान से क्या है, आपने लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रति प्लस आघात को अगर आप जोड़ेंगे, इसकी संधि अगर आप करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्याघात, क्योंकि बाकी की जो ऑप्शन है वो कुछ काम के ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सीधे सीधे आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो सही हो जाएगा। हा प्रश्न मराठीमध्ये असो किंवा हिंदीमध्ये असो, प्रश्न सेम असणार आहे, उत्तर सेम असणार आहे मित्रांनो। कारण प्रत्येक विषयामध्ये, प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी बोललं जात आहे की हिंदी असो किंवा मराठी असो, फक्त भाषेचा फरक या ठिकाणी असतो, बाकी उत्तर आणि प्रश्न सेम सेम असतात। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। आता हे बघा, प्रश्न 3 काय दिलेला आहे बघा। प्रश्न 3 विचारलेला है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। अब देखिए दोस्तों, बद उपसर्ग को लेकर ऑलरेडी मराठी में रिसेंटली परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि बद उपसर्ग लावून शब्द तयार करा, म्हणजे त्या ठिकाणी जे शब्द तयार झाला होता ते झाला होता बदनाम। अब बदनाम भले ही शब्द उर्दू फारसी का हो, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये मराठी में भी इस्तेमाल होता है, ये बात को आप समझेंगे। या ठिकाणी प्रश्न क्या है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद। अब बद किस तरीके से बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, बदनसीब, बदकिस्मत, इस तरीके से जो है ना ये बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। ओके, तो बद उपसर्ग किस भाषा का है, यहां पर प्रश्न ये पूछा गया है। तो बद उपसर्ग जो है दोस्तों वो उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा, विकल्प सी आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक लौता चैनल है जो हिंदी में आपको 25 मार्क जो है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में दिला के देगा दोस्तों। तो अभी वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है आप देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आता प्रत्यय काय, उपसर्ग काय, प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं जात आहे की प्रत्यय म्हणजे काय, तर शब्दाच्या शेवटी लावलेला शब्द म्हणजे शब्दांश, आणि उपसर्ग म्हणजे शब्दाच्या सुरुवातीला लावलेला शब्द। मतलब आगे लगता है उपसर्ग और पीछे लगता है आपका प्रत्यय, आगे पीछे, इसी तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पर क्या प्रश्न है कि अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो डेफिनेटली आंशिक बनेगा। कौन सा बनेगा, आंशिक बनेगा। तो देखिए यहां पर इक कौन सा है दोस्तों, यहां पर इक इस तरीके से, मतलब आपकी छोटी ई का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। तो देखिए बड़ी ई वाला तो नहीं होगा, यहां पर अंशुक होगा, बिल्कुल इसका मतलब ही नहीं बनता। अब इसमें से कौन सा सही, अब देखिए आपको यहां पर क्या है, प्रश्न दूसरा बन गया, वर्तनी के हिसाब से सही शब्द कौन सा है, आंशिक है या फिर आंशिक है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहां पर सही होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। यहां पर ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों। इसको लेकर भी कुछ छोटा सा स्पष्टीकरण आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर आंशिक शब्द बनता है। आंशिक का अर्थ है जो मात्रा में कम हो या अंश संबंधी या अंश विषय, किस प्रकार जो है इसका इंफॉर्मेशन यहां पर हमने ऐड किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, पांचवा जो क्वेश्चन है वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार पूछा गया कि भीष्म पितामह ने आजीवन, आता है बघा आजीवन रेखांकित शब्द है, लक्षात ठेवा। ओके, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। आता हे बघा सिंपली प्रश्न कशा प्रकारे विचारलेला आहे, प्रश्न विचारलेला आहे की आजीवन एक शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे आणि प्रश्न विचारलेला आहे की आजीवन हा कोणता समासिक शब्द आहे अशा प्रकारे, किंवा कोणत्या समासचा शब्द आहे अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे। आपल्याला विषय या ठिकाणी विकल्प दिलेले आहे, ऑप्शन्स दिलेले आहे, अव्ययभाव समास, ओके, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास किंवा द्विगु समास, अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शंस दिलेले आहे। आणि आजीवन, अब देखिए आजीवन में क्या है, आ उपसर्ग लगा है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ गैर हाजिर, गैर वर्तन, प्रतिदिन, ये जहां पर भी उपसर्ग लगकर जब शब्द बनता है तो वो अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है, याद रखेंगे दोस्तों। तो यहां पर आपका जो विकल्प ए रहेगा, विकल्प 1 जो रहेगा वो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिस तरीके से अपने घर पर बात करते हैं उसी माध्यम से हमको क्या है दोस्तों पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा आसानी से हमारे दिमाग में चीजें बैठती है। तो याद रखेंगे कि जहां पर आपको उपसर्ग लगा हुआ नजर आता है
मैं बता रहा हूं प्रतिदिन, गैर हाजिर, आजीवन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अव्ययभाव समास के शब्द होते हैं दोस्तों। मतलब आपका विकल्प ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर होगा। अब ये जो प्रश्न है हा प्रश्न 2024च्या परीक्षेमध्ये विचारला गेलेला होता। म्हणजे परिस्थिती ओके। प्रश्न काय आहे, प्रश्न वाचून घ्या की निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। आता हा प्रश्न मराठीमध्ये विचारला जाईल की लेखन नियमानुसार योग्य शब्द किंवा शुद्ध शब्द कोणता, अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे। परंतु परिस्थिती मराठीमध्ये वेगळ्या प्रकारे लिहिला जातो आणि हिंदीमध्ये वेगळ्या प्रकारे लिहिला जातो, हे तुम्ही लक्षात ठेवा। या ठिकाणी वर्तनी का चयन कीजिए मतलब सही वर्तनी का चयन कीजिए, इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा गया। आप सर आप बताएंगे कि 4 जगहों पर परिस्थिति लिखा गया है, सही वाला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों रो में आपको पहला विलांटी मिल जाएगा। उसके बाद स्थिति में भी आपको क्या है दोस्तों पहला, और ती में भी आपको पहला विलांटी जहाँ पर नजर आएगा। आपको यहाँ पर क्या है सही आंसर बता देना है। मतलब आपका विकल्प बी जो है वो सही ढंग से लिखा गया है, सही वर्तनी का इस्तेमाल हुआ है। मतलब परिस्थिति आपका जो विकल्प बी रहेगा दोस्तों वो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर क्या है दोस्तों होगा। अगला जो प्रश्न है बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, गन्ना म्हणजे ऊस ओके, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए दोस्तों यहां पर भाववाचक संज्ञा को लेकर आपको प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है और एक वाक्य आपको दिया गया है कि सर इस गन्ने में मिठास नहीं है, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए इस गन्ने मिठास या नहीं, तो सिंपल सी बात है यहां पर मिठास जो होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा सर, ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन किस प्रकार का विशेषण है। आता हे बघा हा प्रश्न तुम्हाला मराठीमध्ये सुद्धा विचारला जाऊ शकतो की प्राचीन हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे। अशा प्रकारे म्हणजे सेम टू सेम प्रश्न तुम्हाला हिंदी आणि मराठी भाषेमध्ये भाषा बदलून विचारले जातात। या ठिकाणी आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे। तर हे बघा परिमाण बोधक, आता प्राचीन हा शब्द परिमाण बोधक आहे का, नाही आहे, म्हणजे ऑप्शन 1 कट झाला। गुणवाचक ओके, गुणवाचक असू शकतो। सर्वनामिक आहे का, नाही, सर्वनामिक सुद्धा नाही। आणि संख्या दिसत आहे का, म्हणजे या ठिकाणी फिगर्स दिसत आहे, नाही। तर ऑप्शन म्हणजे 2 जे असेल, ऑप्शन जे 2 असेल म्हणजे प्राचीन किस प्रकार का विशेषण है, तो सर यहाँ पर आपका जवाब होगा कि सर प्राचीन तो जो है वो गुण विशेषण है। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे, क्योंकि हिंदी को हम इतना आसान कर छोड़ेंगे। आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मैं आपको बता रहा हूं 2024 की परीक्षा का, 2025 की परीक्षा का 25 से नीचे तो एक बच्चा भी हमारा नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं दोस्तों। हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना दोस्तों। बस इतना करो आप अगले कुछ दिन। मैं आपको बता रहा हूं कि टीईटी की परीक्षा हम आपकी जो है बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर देंगे। प्रश्न पूछा गया है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, एक वाक्य दिलेला आहे, लक्षात ठेवा। वाक्य दिलेला आहे की चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया आहे। आता हे बघा उड़ रही ही कोणती क्रिया आहे, अशा प्रकारे या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला आहे। आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे। प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया किंवा अकर्मक क्रिया। तर हे बघा उड़ रही है, ये क्या होगा दोस्तों अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि चिड़िया जो है वो किसी प्रकार का कोई कार्य यहां पर नहीं कर रही है। मतलब जिसमें काम नहीं होता है वो अकर्मक होता है, जिसमें काम होता है वो सकर्मक होता है। मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा सर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, 10वां जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसा पहचानेंगे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक ट्रिक आपको यहां पर बताई जाएंगे कि आप स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द को कैसा पहचानेंगे। अब देश की बात आती है तो जुमले में बोल देना है, वाक्य में हमने इसको बोलना है दोस्तों मेरा देश किंवा माझा देश। मेरा देश होता है तो पुल्लिंग हो गया, ठीक है। मेरा नगर, मेरा नगर ओके। उसके बाद दीप आ रहा है दोस्तों, दीप जल रहा है। अगर आप इसको वाक्य में बोलेंगे तो दीप क्या हो रहा है, जल रहा है। अब जल रहा है मतलब ये पुल्लिंग का शब्द हो जाता है दोस्तों। लेकिन झील बह रही है, झील क्या कर रही है तो बह रही है। अब देखिए बह रही है, रही हो रहा है तो मतलब ये हो जाता है दोस्तों स्त्रीलिंग। तो आपका विकल्प डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है दोस्तों, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि टीएटी 2026 के लिए यहां से आपको 250 वीडियो जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे दोस्तों कि सीधे सीधे प्रश्न जो है आपको प्रश्न पत्रिका में छपे हुए नजर आएंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो चैनल होने वाला है ये टीएटी 2026 के लिए आप लोगों के लिए जो दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिटदायक होने वाला है, क्योंकि एक भी बोगस प्रश्न आपको यहां पर नहीं कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो परीक्षा के दृष्टिकोण से टीएटी 2026 के लिए और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे दोस्तों, क्योंकि 100 प्रश्नों का रोजाना ऑब्जर्वेशन यहां पर किया जाता है और उसमें से 20 प्रश्न जो है सिर्फ आपके लिए या 30 प्रश्न आपके लिए लाए जाते हैं दोस्तों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे लाइव लेक्चर जो है दोस्तों बहुत जल्दी शुरू होने वाले, तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाहूया प्रश्न क्रमांक 11। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न अशा प्रकारे दिलेला आहे की निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग है। अब देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो सर कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहां पर पूछा गया कि कर्ता कारक जो होता है उसका परसर्ग क्या है, तो इस प्रकार का आसान प्रश्न है। कर्ता ने मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो सही है दोस्तों। कर्म का कौन सा हो, तो कर्म का को होता है, ये भी याद रखेंगे आप। कर्ता का ने होता है परसर्ग और कर्म का को होता है, मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों रहने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न पूछा गया कि भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अब देखिए द्वारा शब्द जहां पर आता है थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों, थोड़ा सा हमारी बात को याद रखना, ठीक है। मराठी में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहां पर प्रश्न पूछा गया कि भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, एक वाक्य दिया गया है और आपको यहां पर सूचना दी गई है कि सर वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। इस प्रकार की सूचना आपको यहां पर दी गई है। 4 विकल्प आपके सामने है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्मधारय वाच्य। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए जहां पर भी आपको द्वारा शब्द नजर आएगा दोस्तों सीधे सीधे बता देना है कि सर ये तो कर्मवाच्य का वाक्य है, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, विकल्प जो बी रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन जो बी रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। अब रस को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से रस का स्थायी भाव कौन सा है। बस इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि हम करीब 6 साल से जो है टीएटी की परीक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, हिंदी के खास करके, और हमको पता है दोस्तों कि यहां पर जितने ज्यादा आसान है उतने ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहां पर देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। आता हा प्रश्न तुम्ही मराठीमध्ये सुद्धा करून घ्या की रौद्र रसाचा स्थायी भाव काय आहे, क्रोध आहे, म्हणजे ऑप्शन जे 1 आहे, पर्याय जे 1 दिलेला आहे ते आपलं बरोबर उत्तर राहणार आहे। ऑप्शन जे 1 असेल ते आपला योग्य उत्तर या ठिकाणी असणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न अशा प्रकारे दिलेला आहे। प्रश्न तुम्ही पाहू शकता जशा प्रकारे प्रश्न विचारलेला आहे की रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन। ओके, पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन, इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और वैसे भी ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा कम आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं दोस्तों अगर आ गए तो हमको उसके लिए परीक्षा में तैयार रहना है। यहाँ पर एक कविता की 2 पंक्तियाँ आपको दी गई है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चुन में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर दोस्तों दोहा छंद होता है, मतलब आपका विकल्प जो ए रहेगा, आपका विकल्प ए जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोहा के बारे में कुछ स्पष्टीकरण हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे स्क्रीन पर देखेंगे आप बिल्कुल। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन, इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद है। अब देखिए पहला जो पॉइंट है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि दोहा कौन सा छंद है, तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है दोस्तों, ठीक है। ओके, अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम एवं तृतीया चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। आप याद रखेंगे ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी दोस्तों, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है, तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। तो ये 2 बातें आप याद रखेंगे दोस्तों कि पहले और तीसरे चरण में जो है दोहा के वो 13-13 मात्राएं होती है,
और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। ओके, सम चरणों के अंतर में गुरु होता है। मेरी भाव बाधा हरि, राधा नागर सोई, जान तन की झाई, परे शाम हरित दूती हुई। इस तरीके से एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्या है आपको दिया गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अलंकार को लेकर प्रश्न पूछा गया है और फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। आप प्रश्न को पढ़ लेंगे कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पीर। देखिए पीर आ रहा है, पीर आ रहा है, ठीक है। जो न पीर न जानी सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहां पर पीर पीर शब्द जो है दोस्तों वो 3 बार आ रहा है। एक बात याद रखेंगे, तो पुनरुक्ति नहीं होगा, रूपक नहीं होगा, अब तो एक तो श्लेष होगा या फिर यमक अलंकार होगा। ये बात आप समझेंगे दोस्तों। यमक अलंकार का कंसेप्ट भी यहां पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा आज ही। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएंगी। यमक अलंकार पहचानने में जवाब हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार, क्योंकि पीर शब्द जो है वो बार बार आ रहा है और हर बार इसका अर्थ जो है दोस्तों वो बदल रहा है। स्पष्टीकरण हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि सर यहां पर इस दोहे में पीर शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है और हर बार इसका अर्थ अलग है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपके, देखिए अब यहां पर बताया गया कि कबीरा सोई पीर है। ओके, कबीरा सोई पीर है का अर्थ है यहां पर पीर का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ज्ञानी पुरुष से है। पहली लाइन में पीर का अर्थ क्या है, ज्ञानी पुरुष से है। जो जाने पीर, यह पीर का अर्थ पीड़ा या दुख से है। जो जाने पीर में जब पीर आता है तो उसका मतलब होता है दुख। बेपीर, इसका अर्थ संवेदनाहीन कठोर हृदय से है। इस प्रकार यहां पर पीर का अर्थ हर बार बदल रहा है दोस्तों। और जब किसी शब्द का, जब कोई शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ बदलता है तो वहां पर सर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आपको बताया भी गया है कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां पर सर क्या होता है, आपका यमक अलंकार होता है दोस्तों। और यमक अलंकार को लेकर जो भी कंसेप्ट है आज वो क्लियर हो गए दोस्तों। इसके बाद आप यमक अलंकार को जो है बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जिस प्रकार से यहां पर आपको स्पष्टीकरण के साथ क्या है दोस्तों बताया गया है। और देखिए दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं महाटेट 2026 अपडेट नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, जिसमें आपको मराठी, हिंदी और बाल मानस शास्त्र के नोट्स यहां पर कॉम्बो पैक में मिलने वाले हैं। सिर्फ 399 रुपए में हमने ये कॉम्बो पैक यहां पर बनाया है दोस्तों। पीडीएफ के रूप में आपको ये नोट्स यहां पर मिलने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि 90 मार्क्स के ये नोट्स है, मतलब 30 मार्क्स का आपका मराठी होता है, 30 मार्क्स का आपका हिंदी होता है और 30 मार्क्स का आपका सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्र और अध्यापन शास्त्र होता है। और ये जो नोट्स है दोस्तों ये आपको दोनों पेपर के लिए उपयुक्त होंगे, मतलब पेपर 1 में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर 2 में भी आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों। सिर्फ 399 रुपए में यहां पर आपको ये नोट्स पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हाई करना है, आपको स्कैनर भेजा जाएगा। इस नंबर पे स्कैनर पर पेमेंट कर क्या है दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और तुरंत आपको जो है ये नोट्स भेज दिए जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम हमारा एक टारगेट है कि इस नोट्स को पढ़कर आप 90 में से 70 मार्क ले सकते हो दोस्तों। कम से कम 70 मार्क आपको जो है 90 में से मिलने चाहिए, ये 3 ही सब्जेक्ट में। पेपर तो 150 मार्क्स का होता है, बाकी परिसर के लिए आप जो है महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक की किताबें पढ़ेंगे दोस्तों। आप समाजशास्त्र के लिए भी किताबों का इस्तेमाल करेंगे जो स्कूल के बच्चों की किताबें होती है। और बाकी ये 3 नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, तो इसको पढ़कर आप जो है बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को पूरी कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है आप अभी इसको अभी परचेस कर लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न पूछा गया कि सर किताब शब्द क्या है। अब देखिए किताब शब्द क्या है आपको पता होना चाहिए, किताब पुस्तक में आपको फर्क पता होना चाहिए। किताब शब्द क्या है, किताब शब्द तत्सम है, विदेशज है, देशज है या फिर तद्भव है। आपको 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए, तो सीधी सी बात है किताब जो है दोस्तों ये विदेशज शब्द है, मतलब ये विदेश से आया शब्द है। अब इसके बारे में भी थोड़ा स्पष्टीकरण हम यहां पर देख लेंगे दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि किताब शब्दों विदेशी शब्द है, यह अरबी भाषा से हिंदी में आया है। चूंकि यह हिंदी या संस्कृत का मूल शब्द नहीं है और विदेशी भाषा अरबी से लिया गया है, इसलिए इसे विदेशी शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। पुस्तक इसका तत्सम शब्द है। अब देखिए अगर आप तत्सम की बात करेंगे तो पुस्तक हो जाएगा, अगर आप किताब की बात करेंगे तो विदेशी हो जाएगा। ये दोनों चीजें भी यहाँ पर क्या है दोस्तों क्लियर होती है और इसको एक ही बात होती है, पुस्तक हो या किताब हो बात एक ही होती है। चलिए पृथ्वी का विलोम बताइए। अब देखिए विलोम क्या होता है, आता या ठिकाणी विलोम शब्द म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द विचारलेला आहे। पृथ्वी या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता, तर आकाश, पृथ्वी आकाश। म्हणजे ऑप्शन जे 1 असेल, पर्याय जे 1 दिलेला आहे ते आपला बरोबर उत्तर राहणार आहे। ऑप्शन जे 1 असेल मित्रांनो ते आपला राईट आन्सर या ठिकाणी राहणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 18।
चलिए मुहावरा लिया गया है, वाक् प्रचार जिस तरीके से मराठी में होता है। यहाँ पर आपको प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं यार, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ फुल मोटिवेशन के साथ भिड़ जाओ और आराम से परीक्षा को पास कर लो यार, बहुत आसान होती है टीईटी। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया कि दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब आपको पता है तो देखिए उचित निर्णय लेना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, मिलजुल कर रहना या फिर दुग्ध इंस्पेक्टर का होना। आपको पता है दोस्तों कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब बेहतर निर्णय लेना, उचित निर्णय लेना। आपका विकल्प ए जो रहेगा, विकल्प ए जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस क्या है। अगर आपने पृथ्वीराज रासों के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा भी अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रस है दोस्तों वो कौन सा है। आपको 4 विकल्प दिए गए, हास्य रस, हास्य रस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शांत रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो देखिए यहाँ पर प्यार मोहब्बत वाली बातें भी पृथ्वीराज रासों में नहीं हो रही है, तो श्रृंगार रस भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर होता है वीर रस, वीर रस होता है दोस्तों। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर क्या है, होने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी को लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हर बार जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है दोस्तों कि उनकी कौन सी रचना नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, इस प्रकार का है। तो देखिए दोहावली तुलसीदास जी की है, ओके। उसके बाद गीतावली तुलसीदास जी की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, यामा महादेवी वर्मा की है, जिनको हम हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं, आधुनिक मीरा कहते हैं। तो ये जो रचना है यामा, ये महादेवी वर्मा की है। और ऊपर की जो 3 है दोस्तों वो तुलसीदास जी की। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टेड 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी को लेकर देखे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों हमारे हिंदी विषय के क्वेश्चन सेट रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे दोस्तों। पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन सेट, पेपर 2 के लिए 10 क्वेश्चन सेट, प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा परिषद अपनी टीईटी की परीक्षा में ऐड करता है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर गद्य साहित्यकार, पद्य साहित्यकार, टोटली चीजों को लेकर जो है हमने ये क्वेश्चन सेट बनाए दोस्तों। इसमें कविता के उतारे आपको दिए गए हैं, इसमें गद्य उतारे आपको दिए गए दोस्तों। टोटली मतलब जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर क्या है ऐड किए गए। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।